हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजीव और हम स्टार्ट किए हुए हैं हमारी पॉलिटी लेक्चर सीरीज। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से स्टेट फॉर्मेशन की प्रोसेस की गई, जिसमें हमने पॉटी श्री रामलू का अनशन देखा। आज हमको देखना है कि भारत में किस तरह से स्टेट्स का फॉर्मेशन शुरू हुआ। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि अली फजल कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बन गई थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे किस तरह से और स्टेट्स बनी, उनको वन बाय वन हमको डिस्कस करना है। लेकिन सबसे पहले हमको इसमें देखना है कि प्री इंडिपेंडेंस एरा, यानी कि भारत जब आजाद नहीं हुआ था उस समय भारत की ये स्टेट्स जो आज हमको दिखाई देती हैं वो किस अवस्था में थी। तो ध्यान से एक एक चीज को समझना है हमें। सबसे पहले देखिए कि प्री इंडिपेंडेंस एरा, यानी कि उस समय जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय दो तरह से राज्य हमारे बटे हुए थे। एक जिन्हें कहा जाता था ब्रिटिश प्रोविंस, यानी कि ब्रिटिश प्रांत, और दूसरे थी प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि रियासतें। रियासतें वो इलाके थे जहां पर खुद राजा रूल किया करते थे, और ब्रिटिश प्रोविंस वो इलाके हुआ करते थे जहां पर डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने गवर्नर्स के द्वारा रूल करती थी। धीरे धीरे जब हमारे पास इंडिपेंडेंस आई तो उसके बाद स्ट्रक्चर बदलना शुरू हुआ। अब जैसे कि हम देखेंगे 1947 में देश आजाद हुआ। 1947 से 1950 के बीच में एक फेज आता है जिसे हम कहते हैं फेज ऑफ ट्रांजिशन। फेज ऑफ ट्रांजिशन यानी कि इस समय भारत देश का नक्शा बदल रहा है। क्या हुआ है इस समय पर? 1947 में भारत देश को आजादी मिलती है। आजादी मिलने के साथ ही यह कहा जाता है कि भारत देश के दो टुकड़े किए जाएंगे। एक टुकड़ा हिंदुस्तान कहलाएगा, दूसरा पाकिस्तान। यहां पर प्रोविंसेस का बंटवारा, यानी कि जो ब्रिटिश प्रांत थे उनका बंटवारा तो ब्रिटिश सरकार ने कर दिया, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स यानी रियासतें थी उनको उनकी मर्जी पर छोड़ दिया गया। या तो वो हिंदुस्तान में शामिल हो सकती थी, या वो पाकिस्तान में, और या फिर वो खुद इंडिपेंडेंट रह सकती थी। इस बीच में हम देखते हैं कि एक फेज होता है ट्रांजिशन का कि 565 टोटल रियासतें थी। उन 565 रियासतों को एक करना, हिंदुस्तान में मिलाना, यह बहुत ही टेढ़ी खीर थी। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हर एक रियासतों से लोहा लिया और उन्हें बाय हुक और क्रुक मनाया। उन्होंने एक पॉलिसी इजाद करी जिसे कहा जाता है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। एक हाथ में कैरेट यानी गाजर, एक हाथ में स्टिक यानी छड़ी, और बोलो क्या खाओगे। जो प्यार से मान जाते उनको डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कराकर उनकी रियासत को हिंदुस्तान में मिला लिया जाता, और जो नहीं मानते थे इजिली उन पर लीगली एक्शन लिए गए, चुनाव करवाए गए, और धीरे धीरे सभी राज्यों को मिलाकर हिंदुस्तान निर्मित हुआ और 1950 तक हिंदुस्तान बनकर रेडी हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया में बहुत सारे, अब हमारे पास 1950 के टाइम तक इंडिया आज जो है वो नक्शे में आ चुका था। इस टाइम तक स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे किया जाए, अब कौन सी स्टेट्स को कहां बांटा जाए, इसके लिए हमें बहुत सारी कमिटीज को बनाना पड़ा। क्योंकि पिछले लेक्चर में भी हमने देखा कि स्टेट्स का फॉर्मेशन किस बेसिस पर किया जाए, इसको लेकर बहुत सारे डिस्कशंस चल रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि लैंग्वेज को आधार बना देना चाहिए। लैंग्वेज को आधार बनाने के लिए श्री पॉटी रामलू, हम देखते हैं कि अनशन पर बैठ जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, और तब जाकर अली फजल कमेटी बनती है। और फजल अली कमेटी के बनने के बाद वो रिकमेंड करते हैं कि किस तरह से स्टेट का फॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन जब तक फजल अली कमेटी की रिकमेंडेशंस नहीं आती हैं तब तक स्टेट्स को हम चार भागों में बांट कर रखते हैं। उन्हें कहा जाता है पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स। यानी कि पूरे हिंदुस्तान को चार भागों में बांट दिया गया है। पार्ट ए में उन राज्यों को रखा जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, यानी कि ब्रिटिशर्स के अंडर जो प्रांत थे उनको डायरेक्टली हमने रख दिया, उनको बोलते थे हम पार्ट ए स्टेट्स। उसके अलावा वो रियासतें जो बड़ी रियासतें थी, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गई, जैसे कि निजाम का हैदराबाद हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी राज्य, उन्हें हमने पार्ट बी में रखा था। उसके अलावा पार्ट सी स्टेट्स में हमने छोटे रियासतों को उसमें रखा, जैसे कि भोपाल रियासत है, छोटी रियासत है, इनको हमने पार्ट सी में रख दिया। और पार्ट डी में अंडमान और निकोबार, जो कि भारत का एक हिस्सा था, उसको हमने रखा कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन हम करेंगे। ये एडमिनिस्ट्रेशन कब तक चलेगा? ये एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा 1956 तक।
क्योंकि 1956 में आती है अली फजल की रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि अब हिंदुस्तान को हम 14 भागों में बांटेंगे और 6 यूनियन टेरिटरीज में बांटेंगे। इससे पहले कि हम देखें कि कौन कौन से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी थी, पहले हमको यह समझ लेना है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में डिफरेंस क्या होता है। स्टेट्स का मतलब है राज्य सरकारें, यानी कि अब हिंदुस्तान में राज्य सरकारें बनने वाली हैं। और कितने राज्य होंगे? 14 राज्य होंगे, उनमें राज्य सरकारें गठित होंगी, चुनाव होंगे, और पूरा जिस तरह से केंद्र में सरकार चलती है उसी तरह राज्य में चलेगी। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज वो इलाके होंगे जहां पर राज्य सरकारें नहीं होंगी, लेकिन उन इलाकों को डायरेक्टली केंद्र सरकार ही गवर्न करेगी, उन पर शासन केंद्र का होगा, इसीलिए इन्हें कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेश। हालांकि हमारे हिंदुस्तान में कुछ यूनियन टेरिटरीज ऐसी भी हैं जिनमें केंद्र का शासन तो चलता ही है, साथ में राज्य सरकारें भी चलती हैं, जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी, उसके अलावा वर्तमान में हम देखें तो जम्मू कश्मीर। ये कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जो केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों को भी चलाती हैं। अब हम देखते हैं कि उस रिपोर्ट के बाद फजल अली कमिटी की रिपोर्ट से 14 स्टेट्स का निर्माण हुआ और 6 यूनियन टेरिटरीज। ध्यान रखना 14 स्टेट्स हैं जो कि आज हो चुकी हैं 28, 6 यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि आज हो चुकी हैं 8, लेकिन जर्नी उतनी आसान नहीं थी इनकी। इसीलिए अपना पेन और कॉपी लेकर बैठें, एक एक चीज को नोट बनाएं, जिससे कि आपको बाद में रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। एक एक ईयर बेसिस पर हम देखेंगे कौन सा स्टेट किस तरह से बना। सबसे पहले आपके सामने ये लिस्ट है जो कि फजल अली कमेटी की रिपोर्ट के बाद 14 स्टेट्स बने हिंदुस्तान में। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, मद्रास, बिहार, मध्य प्रदेश, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मैसूर, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान। ये 14 राज्यों का गठन किया गया। उसके बाद 6 यूनियन टेरिटरीज थी हमारे पास, अंडमान निकोबार, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, लक्षद्वीप और हिमाचल प्रदेश। इनमें से बहुत सारे आज आपको राज्यों के रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शुरुआत में इन्हें यूनियन टेरिटरी के रूप में ही बनाया गया था। अब हमको देखना है कि किस तरह धीरे धीरे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का स्ट्रक्चर बदला। ये 14 स्टेट्स, इन्हीं में से निकल निकल कर और स्टेट्स बनेंगे। किस ईयर पर कौन सा स्टेट बना है, यही इंपॉर्टेंट है, याद करने लायक, जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे। तो अब हम देखते हैं सबसे पहली चीज 1960 के समय को इमेजिन कर सकते हैं हम। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं। उनके शासनकाल में हम देखते हैं कि बॉम्बे, जो कि एक बहुत बड़ा राज्य था, फजल अली कमेटी की रिकमेंडेशन से बनाया गया था, वहां पर भी सेम इशू हुआ जो कि मद्रास और आंध्र प्रदेश में हुआ। रिजल्ट हमने देखा कि आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया, मद्रास को अलग कर दिया गया, और हम देखते हैं कि वहां पर तमिल तेलुगु लैंग्वेज को आधार बनाया गया। सेम रीजन हमको देखने को मिला बॉम्बे में। बॉम्बे राज्य को भी 2 भागों में बांटना पड़ा, क्योंकि यहां पर गुजराती स्पीकिंग पर्सन भी थे और मराठी भी, और दोनों ही चाहते थे कि हमारी लैंग्वेज को स्टेट लैंग्वेज बना दिया जाए। इसके चलते दोनों राज्यों का बंटवारा होता है और बॉम्बे को महाराष्ट्र तथा गुजरात में बांट दिया जाता है, और बॉम्बे का नाम महाराष्ट्र कर दिया जाता है, और गुजरात 15वीं स्टेट बनकर हमारे सामने आती है। तो अभी हमको मालूम है कि 14 स्टेट फजल अली कमेटी ने बताई। उसके बाद 15वां राज्य कौन बना? गुजरात बना। कौन से साल में बना? 1960 में। ये ईयर ध्यान रखना है। उसके बाद हमको देखना है अगली साल 1961 में हम देखते हैं कि जो दमन और दीव है, दादर और नागर हवेली है तथा गोवा, ये 3 क्षेत्र ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में नहीं थे। आपको समझना यह भी है कि भारत पर रूल सिर्फ ब्रिटिशर्स ने नहीं किया है। ब्रिटिशर्स के अलावा और भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज आई थी शुरुआत में। हिस्ट्री लेक्चर सीरीज में हम उनको डिस्कस भी करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि पोर्चुगीज, डच, फ्रांस और ब्रिटेन, ये देशों ने हम पर रूल किया है समय समय पर, और आपसी में इनकी लड़ाइयां हुई जिससे कि ये लोग चले गए और ब्रिटिश मेन पावर बनकर रह गई। लेकिन इन 3 जगहों पर, दमन, दीव, दादर एंड नागर हवेली और गोवा, इन पर पुर्तगाल का रूल चलता रहा था। काफी लंबे समय तक पुर्तगीज का रूल रहा, और बाद में
1961 में जब पोर्चुगीज को वहां से भगा दिया गया तो ये तीनों क्षेत्र भारत के अंडर में आ गए। अब हमको रिवीजन करना है। जब हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि अगर कोई नए राज्य को भारत के संघ में मिलाना है तो उसकी पावर संसद के पास है। ऐसी पावर संसद को किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी। कैसे दी? आर्टिकल नंबर 2 से। हमने जब आर्टिकल नंबर 2 डिस्कस किया तो उसमें देखा कि संसद के पास पावर होती है कि किसी भी राज्य को वो हिंदुस्तान का हिस्सा बना सकते हैं। तो यहां पर 3 राज्य हमको दिखाई देते हैं, 3 अलग अलग क्षेत्र, इनको हिंदुस्तान का हिस्सा बनाना था और हमने बनाया। हमने दमन और दीव को 7वीं यूनियन टेरिटरी बनाई, 6 जो कि फजल अली कमेटी ने हमको बताई थी। 7वीं बनती है दमन और दीव, 8वीं बनती है दादर और नागर हवेली और 9वीं यूनियन टेरिटरी बनती है गोवा। क्योंकि गोवा आज स्टेट है लेकिन अभी वो यूनियन टेरिटरी ही है। 1961 में हम देखते हैं कि 3 क्षेत्रों को यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बना दिया गया है। यानी कि इस समय तक हमारे पास 9 यूनियन टेरिटरी हैं और साथ में 15 राज्य हैं। अब आगे बढ़ते हैं। टाइम आता है 1962 अगले ही साल हम देखते हैं कि पुडुचेरी को नया यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है 10वीं यूनियन टेरिटरी के रूप में। अब हमारे पास 10 यूनियन टेरिटरी है, लेकिन यह ध्यान रखना कि पुडुचेरी जो आज पूरी यूनियन टेरिटरी है ये सिर्फ पौंडीचेरी वाला इलाका नहीं है। पुडुचेरी में माहे, कराईकल, यनम और पौंडीचेरी 4 अलग अलग जगह हैं जो कि इंडिया के मैप में अलग अलग जगहों पर देखने को मिलती हैं। उनको कंबाइन रूप से हम कहते हैं पुडुचेरी। और इस कंबाइन ये अलग अलग आइलैंड्स को मिलाकर एक साथ पुडुचेरी बनाया गया और 10वीं यूनियन टेरिटरी के रूप में शामिल किया गया। कौन से साल में? 1962। उसके बाद हम देखते हैं 1963 में असम से अलग करके नागालैंड को 16वां राज्य बनाया जाता है। 15 राज्य अब तक हमने देख चुके हैं, 16वां राज्य हमारा बनता है नागालैंड। किससे अलग हुआ? असम से। किस वर्ष हुआ? 1963। अब हम बढ़ते हैं आगे। इस समय तक 1963 तक हमारे पास 10 यूनियन टेरिटरी है, साथ में 16 राज्य हैं। अब इसके बाद आगे की कहानी 1966 का टाइम पीरियड। अगर इस टाइम पीरियड को हम इमेजिन करें तो हमें मालूम चलेगा कि इस समय पर क्या चल रहा है। इस समय पर जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो चुकी है, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो चुकी है, 1965 का वॉर हो चुका है पाकिस्तान के साथ, भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन आ चुका है। जब इतना सब कुछ हो रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन कहां पर आया था हमें पता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वाले इलाके में, उस पूरी पट्टी पर। तो जब ये डेवलप होने लगे तो पंजाब और हरियाणा आपसी में ही डिवाइड करने की मांग करने लग गए और 1966 में हम देखते हैं कि पंजाब से अलग कर 17वां राज्य बनता है हरियाणा। हरियाणा को 17वां राज्य घोषित किया गया है। किस वर्ष? 1966 में। हरियाणा काय से अलग हुआ है? पंजाब से अलग हुआ है। लेकिन एक और समस्या फंस रही थी कि राजधानी, पंजाब कह रहा था कि हमें राजधानी चंडीगढ़ चाहिए, हरियाणा भी कह रहा था कि हमें राजधानी चंडीगढ़ चाहिए। दोनों को एक राजधानी देने में बहुत ज्यादा समस्या हो सकती थी, इसलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि हम यूनियन टेरिटरी बनाएंगे चंडीगढ़ को। और यूनियन टेरिटरी बनाने के साथ साथ दोनों की ही कंबाइन रूप से हम इसकी कैपिटल रखेंगे। यानी कि चंडीगढ़ आज पंजाब की कैपिटल है, हरियाणा की कैपिटल है, और चूंकि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है तो उसकी खुद की कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि 1966 में हमारे पास 17 राज्य हो चुके हैं और 11वीं यूनियन टेरिटरी के रूप में हमारे पास चंडीगढ़ आ चुका है। यानी कि 11 यूनियन टेरिटरी हमारे पास हो चुके हैं। फिर आते हैं 1971। 1971 में हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश को 18वां राज्य बनाया जाता है। और अब चूंकि यहां पर समझना यह है कि हिमाचल प्रदेश को जब 18वां राज्य बनाया जा रहा है तो हिमाचल प्रदेश पहले क्या था? पहले यूनियन टेरिटरी थी और यूनियन टेरिटरी को हमने अब राज्य बना दिया। यानी कि यहां पर चंडीगढ़ को जोड़ने से जो 11 यूनियन टेरिटरी हो गई थी, वहीं पर हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिलने से अब वो रह गई 10। ठीक, अब ध्यान रखना, अब घटेंगी। यानी कि यूनियन टेरिटरी अभी तक 11 थी चंडीगढ़ तक। 1971 में हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी से निकलकर स्टेट बन जाता है 18वां।
और यूनियन टेरिटरी रह जाती है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10। अब इसके बाद आगे अब हम देखते हैं कि 1972 में कुछ और नया होता है। मणिपुर जो कि यूनियन टेरिटरी थी उसको हमने फिर से एक नया राज्य बना दिया, यानी अब हमारे पास 19 राज्य हो गए। 19वां राज्य मणिपुर को बनाया। अगर 19वां राज्य मणिपुर को यूनियन टेरिटरी से हटाकर बनाया तो अब यूनियन टेरिटरी कितनी रह गई हमारे पास? 9। उसके बाद हम देखते हैं कि त्रिपुरा को हमने 20वां राज्य बना दिया। त्रिपुरा भी पहले क्या था? यूनियन टेरिटरी थी, तो उससे हटाकर जब हमने उसको राज्य बनाया तो अब यूनियन टेरिटरी रह गई हमारे पास 8, स्टेट हो गए 20। उसके बाद हम देखते हैं कि मेघालय को असम से अलग कर कर 21वां राज्य बनाया जाता है, यानी कि 1972 तक हमारे पास 21 राज्य मौजूद हैं। और यहां पर मणिपुर और त्रिपुरा को हम देखते हैं कि यूनियन टेरिटरी से हटाकर राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन साथ में 2 यूनियन टेरिटरी और ऐड कर दी, यानी कि यहां पर यूनियन टेरिटरी घट रही थी तो फिर 2 नई यूनियन टेरिटरी और आई, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। यानी कि अगेन हमारे पास यूनियन टेरिटरी कितनी हो गई? अब 10। राज्य कितने हो गए हैं? 21। यूनियन टेरिटरी दोबारा हो गई हैं 10। साल चल रहा है 1972। अब इसके बाद जैसे ही समय आगे बढ़ता है तो फिर हम देखते हैं कुछ बदलाव। 1975 का समय है और सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले हमको समझना है कि सिक्किम अब तक क्या था। क्या वो यूनियन टेरिटरी था? तो यूनियन टेरिटरी की लिस्ट में हमने सिक्किम का नाम नहीं देखा। तो फिर सिक्किम था क्या? असल मायने में जब हिंदुस्तान एक हो रहा था, उन 565 रियासतों को मिलाया जा रहा था, उस समय सिक्किम के राजा ने इंडियन गवर्नमेंट से मना कर दिया था कि हमें आपके साथ अभी नहीं आना है। लेकिन जब वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनसे डीलिंग करी तब जाकर उन्होंने ये कहा कि ठीक है, राजा ने यह कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इस पर मैं ही एडमिनिस्टर करना चाहता हूं, बाकी आप इसको एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट यानी कि संरक्षण वाला राज्य घोषित कर सकते हैं कि आपका संरक्षण रहेगा भारत का सिक्किम पर, उसका डिफेंस आप देख लें, इंटरनेशनल रिलेशन आप संभाल लें, बस एडमिनिस्ट्रेशन हम करेंगे और मेरे मरने के बाद उसको आप पूरी तरह से फुल फ्लेज स्टेट बना सकते हैं। और यही हुआ। 1975 में हमने सिक्किम को 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 36वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य बना दिया, जो कि पहले प्रोटेक्टोरेट स्टेट हुआ करता था, यानी कि था तब भी स्टेट लेकिन फुल फ्लेज स्टेट नहीं था, उस समय से प्रोटेक्शन दिया जाता था। अब 1987 में हम देखते हैं कि अभी तक अपन ने देखा कि 10 यूनियन टेरिटरी हो चुकी थी हमारे पास। अब मिजोरम को जो कि यूनियन टेरिटरी थी इसको हमने दोबारा से राज्य का दर्जा दिया, तो हमारे पास राज्य हो गए अब 23 और यूनियन टेरिटरी बची 9। इसी साल हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को भी राज्य का दर्जा मिल गया, तो अब स्टेट हो गई 24 और यूनियन टेरिटरी बची 8। फिर हम देखते हैं कि इसी समय पर गोवा को भी अब जाकर गोवा को राज्य का दर्जा मिल रहा है। कब? 1987 में। इससे पहले तक वो क्या था? इससे पहले तक वो यूनियन टेरिटरी था। और उससे भी पहले क्या था? उससे भी पहले पुडुचेरी के अंडर में रूल चल रहा था। 1987 में गोवा 25वां राज्य बनता है और अब हमारे पास 7 यूनियन टेरिटरी बची हुई है, यानी कि अगर हम इस टाइम पीरियड को लें तो 1987 तक हमारे पास 25 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। समय आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद अब हमारे पास आता है समय 2000 ईयर यानी 21st सेंचुरी। जैसे ही हम इसमें कदम रखते हैं तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश से अलग कर कर छत्तीसगढ़ को 26वां राज्य बनाया जाता है। यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमपीएसआई, एमपीपीएससी या और भी एमपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम अगर हम देंगे तो हमें जानना बहुत जरूरी है कि मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ। तो समय है 2000 और कौन सा स्टेट बना? तो वो बना 26वां राज्य। उसके साथ हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड का भी निर्माण हुआ जो कि 27वां राज्य बना। बिहार से अलग होकर झारखंड का निर्माण हुआ जो कि 28वां राज्य बना। यानी कि 2000 तक, ईयर 2000 तक हमारे पास 28 राज्य मौजूद हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है टाइम 2014 में आंध्र प्रदेश जो कि
याद करें, अगर पिछला समय अपन देखें तो आंध्र प्रदेश खुद मद्रास से अलग हुआ था। रीजन उसने दिया था कि हमें तमिल तेलुगु लैंग्वेज इश्यू है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, हम तेलुगु, हमें अलग करिए। तो आंध्र प्रदेश अलग हुआ। अब आंध्र प्रदेश फिर से अलग होने की डिमांड कर रहा है, आंध्र प्रदेश से अलग होने की तेलंगाना। अब क्या रीजन दे रहे हैं? अब दे रहे हैं डेवलपमेंट का रीजन। वो कह रहे हैं कि भैया डेवलपमेंट आंध्र प्रदेश में ज्यादा हो रहा है, तेलंगाना वाले इलाके में कम हो रहा है, इसलिए हमें अलग राज्य बनाइए। और उनकी मांग काफी लंबे समय से थी, लेकिन फाइनली 2014 में उसको स्वीकार किया गया। 2014 में तेलंगाना बना 29वां राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर। ठीक है, तो 2014 तक हमारे पास कितने राज्य हैं? 29। अब हम बढ़ते हैं आगे। टाइम आता है 2019 का, 2019। हम सबको पता है इस समय पर कश्मीर में एक बहुत बड़ी उथल पुथल हुई। कश्मीर से 370 आर्टिकल को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर जो कि एक राज्य था उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इस समय तक अपन को पता है कि 7 यूनियन टेरिटरी थी हमारे पास, जम्मू कश्मीर को हमने 8वीं यूनियन टेरिटरी बना दी, यानी हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरी हो गई। फिर जम्मू कश्मीर से ही निकालकर लद्दाख को अलग एक और यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और वो 9वीं यूनियन टेरिटरी बन गई। तो यहां पर देखना क्या है कि अभी 29 राज्य थे और 7 यूनियन टेरिटरी थी। 2019 में एक राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया, यानी 29 से राज्य हो गए 28 और यूनियन टेरिटरी 7 से हो गई 8 और 9। अब आते हैं हम 2020 पर। 2020 में 2 यूनियन टेरिटरीज, एक दादर एंड नागर हवेली और दूसरी दमन एंड दीव, इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया जाता है। और दोनों को मिलाकर जब एक कर दिया जाता है तो टोटल जो 9 थी वो अब 8 हो गई। इस तरह हमारे पास टोटल आज के समय पर स्टेट्स हैं 28 और यूनियन टेरिटरी हैं 8। अब आपके दिमाग में फिर से क्वेश्चन आना चाहिए कि 2 यूनियन टेरिटरी को मिलाकर एक कैसे कर दिया? ये पावर पार्लियामेंट के पास किसने दी? हमने पिछले लेक्चर डिस्कस किया है, आर्टिकल नंबर 3, जो कि कहता है कि केंद्र के पास पूरी पावर है पार्लियामेंट के पास कि वो किन्हीं 2 राज्यों को मिलाकर एक बना सकता है, किन्हीं राज्यों को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर सकता है, यूनियन टेरिटरी को राज्य बना सकता है। इसीलिए इसी पावर का इस्तेमाल करके उन्होंने ऐसा किया है। और आज ये वर्तमान सिनेरियो है, 28 राज्य हैं हमारे पास, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, याद रखना है इनको। अब यहां तक का हमारा पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का भाग 1 खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम भाग 2 पर आएंगे और भाग 2 में जो भी इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तब तक जुड़े रहिए बी बेसिक के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।